कुंडा से 6 बार निर्दलीय विधायक रहे पूर्व मंत्री राजा भैया इस बार अपनी नई पार्टी के दम पर चुनावी मैदान में हैं। वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी कैंपेन कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता उदय प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हमारे संग जो आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है। जी हाँ, एक ऐसे नाम है जिनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है। कुंडा विधानसभा से 6 बार चुने गए निर्दलीय विधायक और जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह जी, राजा भैया हमारे संग जुड़ रहे हैं। राजा भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका स्वागत प्रतापगढ़ में। हम पहले तो इस चुनाव के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, इतने सालों से सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश राजनीति में। ये जो 2022 का चुनाव है, ये क्या अलग है? इसे किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? नहीं, अलग तो हम नहीं कहेंगे। जैसे हर विधानसभा का चुनाव होता है वैसे ये है। और हमारे लिए अलग इसलिए है क्योंकि 6 बार हम निर्दलीय रहे। 25 वर्ष विधानसभा में पूरा करने के बाद सब समर्थकों कार्यकर्ताओं की राय से जनसत्ता दल का गठन हुआ, पार्टी बनी और हम पहली बार दल से लड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए, और इसका उत्साह पूरे कुंडा, पूरे बाबागंज में है। हर बार से अच्छा उत्साह इस बार देखने को मिलता है। इस बार व्यस्तता भी बहुत है क्योंकि कुंडा के अलावा आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा है? और कुंडा के अलावा, प्रतापगढ़ के अलावा परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है? जहां से प्रत्याशी लड़ रहे हैं जनसत्ता दल के, हम लोग जा रहे हैं प्रचार में। बहुत उत्साह है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो हम जीत के आएंगे। हर बार आपका मार्जिन जो है वो बढ़ता है, तो आपका सीक्रेट क्या है? नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन हाँ, जनता की ये आशा रहती है कि विकास करने के साथ साथ उनके जनप्रतिनिधि एक्सेसिबल रहें। वो जब चाहें अपने जनप्रतिनिधि से, अपने विधायक से मिल सकें, अपनी समस्या बता सकें और निदान हो सके। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है, जब मंत्री थे तब भी, जब विपक्ष में थे तब भी, कि कम से कम 3 दिन सप्ताह में वो हम क्षेत्र में रहें। जब आपने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी इतने दशक पहले, तो क्या आपने उम्मीद थी कि 6 बार आप विधायक चुने जाएंगे? अब 7वीं बार दावेदारी कर रहे हैं आप। कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन ये विश्वास था। देखिए, क्षेत्र की जनता आई, LU से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ के जब आए तो लोगों ने कहा कि साहब आप चुनाव लड़िए विधानसभा का। तो इस तरह से आगे कोई पहले से सोचा समझा नहीं, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, कोई दल नहीं था, कोई राजनीतिक मार्गदर्शक नहीं था, और हम थे और कुंडा की सम्मानित जनता थी। और पहली बार में ही सबसे कम उम्र के विधायक और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक के रूप में आशीर्वाद मिला जनता का। तब से हर चुनाव में मार्जिन बढ़ता जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कुंडा की जनता का प्यार आपके लिए तो हमने देखा ही है, हमने अनुभव ही किया यहाँ आके, क्योंकि स्थानीय यहाँ जब मुद्दे दिखते हैं और जब लोकल का प्यार दिखता है तो हमें अनुभव होता है आपके सीक्रेट के बारे में, क्यों आप इतने सालों से जीत रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि कुंडा के लिए आपका विजन क्या है आगे का? देखिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 मूलभूत स्तंभ होते हैं विकास के, और इनके बिना तो जीवन अधूरा है। ये सबकी आवश्यकताएं हैं। ये एक निरंतर चलने वाला क्रम है। जो सड़कें आज बनी हैं कल खराब होंगी, बिजली के तार टूटेंगे, ट्रांसफार्मर जलेगा, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। पेयजल संकट था, उसको हैंडपंप से। आज हमारी पूरी विधानसभा में कोई भी ऐसा गांव, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां हमने बिजली न पहुंचा दी हो। इस मामले में उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं से ये आगे है। और आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये काम हम 5 साल पहले कर चुके हैं। जितने छोटे गांव, जिनको पूर्वा कहते हैं, उनको पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है और हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। सरकारी ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई आदि की सुविधाएं हैं। समय पर नहरों में पानी आता है। सड़कों की हालत आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सड़कें अच्छी बनवाई हैं हमने और लग करके बनवाई हैं। तो ये लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी समस्याएं जनता की ऐसी होती हैं जो उनकी आवश्यकता, उदाहरण के लिए मान लीजिए तहसील का कोई अधिकारी है, वो गलत नाप कर रहा है या तहसीलदार नहीं सुन रहा है, तो कहाँ जाए आदमी? या किसी ने थाने में गलत रिपोर्ट कर दी है, गलत FIR हो गई है, इस तरह की चीजें हैं। वो चाहते हैं कि हमको न्याय मिले साहब, अन्याय न हो। तो ये सब देखना, ये अधिक महत्वपूर्ण हम मानते हैं। और प्रयास ये भी रहता है कि
जैसे कोई विवाद है दो लोगों के पक्ष में, कोर्ट में जाएंगे 20-25 साल लग जाते हैं और कोई उसका परिणाम नहीं निकलता है। तो गांव के बुजुर्ग लोग, जिम्मेदार लोगों के माध्यम से उसका अगर समाधान हो जाता है तो दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। तो इस दिशा में भी हम लोग बहुत काम करते हैं। इसके साथ साथ नेत्र शिविर है, अन्य कई सामाजिक काम हैं जो करते रहते हैं। और ये भी जो कहा जाता है कि आप सिर्फ ठाकुरों के नेता हैं, ये भी काफी गलत है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि कुंडा विधानसभा में ठाकुर समाज के सिर्फ 20-22 हजार वोट हैं, तो और 12,000 जी। और अगर रघुराज जी सिर्फ ठाकुर समाज के नेता होते तो इतने मार्जिन से नहीं जीतते। तो आप सर्व समाज के लिए काम करते हैं, तो ये जो कहा जाता है ये काफी गलत है। 3,60,000 के लगभग वोट है यहाँ पे, और जैसा कि हमने आपको बताया 10 से 12,000 क्षत्रिय हैं उसमें। और हमें नहीं, इस विचार को हमने जनसत्ता दल में एक पार्टी के स्वरूप में इसको सम्मिलित किया है। आप देखिए जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसमें ब्राह्मण हैं, उसमें पिछड़ी जातियों के हैं, उसमें अल्पसंख्यक हैं, उसमें व्यापारी वर्ग है, हर वर्ग है। तो जातिवाद की राजनीति हमने कभी नहीं करी और न सम्मानित यहाँ की जनता ने कभी हमको उस दृष्टिकोण से देखा, उस नजर से देखा। मगर आपके विरोधी कर रहे हैं, उनको लग रहा है जब प्रत्याशी लाए हैं जो आपके संग एक समय रहते थे, वो उनका जातीय समीकरण सेट है, क्या कहेंगे इस पर? किसी का कोई समीकरण यहाँ पे कुंडा में सेट नहीं है। यहाँ जनता का अलग ही समीकरण है। आप चलेंगे अभी हमारे साथ तो देखेंगे, हालांकि आज कुंडा में नहीं, बगल की विधानसभा है बाबागंज, वहाँ पे कार्यक्रम लगा है, लेकिन आप चलिएगा देखिएगा, जातिवाद का शोर कायर और क्रूर लोग मचाते हैं। जैसे दिनकर जी ने भी लिखा है, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जब अपना फायदा दिखता है तब लोग राजनेता जातिवाद की बात को आगे बढ़ाते हैं, वैमनस्य पैदा करते हैं, गुटबंदी करते हैं, विभाजन करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। हमारी कार्यशैली में ये कभी नहीं रहा है। आखिरी दो सवाल आपसे, एक आपके आस्था पे हम पूछेंगे। आप शिवाजी महाराज को काफी मानते हैं, आप हनुमान जी को काफी मानते हैं, भगवान राम को काफी मानते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप भगवान राम को मान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप बीजेपी के करीब हैं, मगर ये ऐसा कुछ है नहीं कि अभी राम मंदिर के प्रति जो चंदा भी बहुत अच्छा। भगवान श्री राम त्रेता युग से अवतार लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में है। बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ है, तो ये कोई बात नहीं है कि अगर कोई जो पूजा करे वो भाजपाई हो गया या ऐसा। पूजा करने का, उपासना करने का अधिकार ये संविधान हमको देता है और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से लोग करते हैं। जिनमें कोई देवी माँ की प्रति आस्थावान है, कोई भगवान शिव की पूजा करते, भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूरी छूट है। तो उसको पॉलिटिसाइज या किसी राजनीतिक दल से जोड़ के मत देखिए। योगी जी और मोदी जी की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी की कार्यशैली का तो जितना सब लोगों ने देखा उतना ही हमने देखा, हमारी कोई भेंट नहीं हुई उनसे। योगी जी की वो जिस पीठ से आते हैं, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर है, उस पीठ से हमारे पुराने संबंध हैं। तो एक तो ये हुआ, दूसरा मुख्यमंत्री के तौर पे विपक्ष के विधायकों से भी वो मिलते हैं। ये बात, इसको विपक्ष के विधायक भी मानते हैं कि जो समय लिया उसको समय मिला मिलने के लिए, तो ये बात सही। आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछेंगे कि इतने सालों से तरह तरह के आरोप आप पे लगे हैं, पोटा लगाया गया, जेल भेजे गए, आप पे ये कहा गया कि आप बाहुबली हैं, माफिया हैं, मगर आप टूटे नहीं इस सबसे। डिड दिस अफेक्ट यू, और इस सबसे आपने क्या सीखा? देखिए, पहली बात तो पोटा जब लगा तो पोटा एक राष्ट्रीय बहस बनी। पूरे देश की राजनीति पोटा को लेकर के दो भागों में विभाजित हुई। या तो 71 में प्रीवी पर्स अबॉलिश करना था, तब संवेद सदन बुलाए गए थे, लोकसभा राज्यसभा, या पोटा के विषय में राज्यसभा और लोकसभा के संवेद सदन बुलाए गए। उसमें पोटा एक्ट रिपील हुआ, समाप्त करा गया कि ड्रैकोनियन लॉ है, इट शुड बी अबॉलिश्ड, समाप्त किया गया। लेकिन उसमें यह था कि जिनके ऊपर लगा हुआ है पोटा उनको फेस करना पड़ेगा। तो दो प्रकरण थे इसमें, एक यहाँ और एक दक्षिण भारत तमिलनाडु में वाइको साहब का। वहां जयललिता जी मुख्यमंत्री थी, यहाँ उस समय मायावती जी थी। तो उस पूरे प्रक्रिया को हमने किया और लोगों ने ये कहा कि साहब यूपी के बजाय दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाए। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित हुआ। फिर हम
जबलपुर जेल गए, वहाँ आए तो फिर बरी हुए, क्योंकि वो पूरी तरीके से फर्जी था। मतलब ये बच्चा जानता है कि हम ना तो देशद्रोही हैं ना आतंकवादी हैं, तो ये तो देशद्रोहियों और आतंकवादियों के लिए पोटा बना था। हाँ, जेल का जीवन अगर आप चाहे कि मतलब कि देखिए, राजनीतिक संघर्ष में हम ये नहीं करें कोई डकैती डाल के या चोरी करके जेल जाए, तो राजनीतिक संघर्ष में कोई जेल जाए तो समय का सदुपयोग वहाँ करना चाहिए। और इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्मचिंतन के लिए बहुत अच्छा समय होता है। किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, तो एक परिपक्वता आती है, एक अनुभव आता है। बिल्कुल। और जेल से बहुत सी किताबें लिखी गई, जेल से बहुत से नेताओं का निर्माण हुआ है जेल जाने से, तो बहुत ही शिक्षाप्रद रहा। और आप मगर आप कभी टूटे नहीं, दिस नेवर अफेक्टेड यू और डिस्टर्ब नहीं कि लोगों ने बाहुबली बुलाया, आपको माफिया बुलाया, इस सबसे आप अफेक्ट नहीं हुआ? कभी देखिए, समय होता है, तो एक वो समय था, लेकिन जनता हकीकत जानती थी। आप यहाँ किसी से भी पूछिए। अच्छा, जैसे बाहुबली एक शब्द चल गया है, अक्सर होता क्या है कि मीडिया पर्सन जो है, कोई फिल्म आ जाती है तो उससे उसका टाइटल पकड़ लेते हैं। जैसे दबंग फिल्म आई गए तो साल 2 साल ये चला कि साहब ये बड़े दबंग है, दबंग। अब एक बाहुबली सुपरहिट फिल्म आ गई तो बाहुबली शब्द चल पड़ा। वैसे देखा जाए तो बाहुबली मतलब जिसके बाहुओं में बल हो। अब बल का प्रयोग आप अच्छाई के लिए कर रहे हैं या बुराई के लिए कर रहे हैं? आप गरीब लोगों को, निरीह लोगों को सताने के लिए कर रहे हैं या उनकी मदद में आप बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं? ये डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए। चलिए, हम आपके संग लगते हैं प्रचार में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद दास के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, कुंडा।